हेलो भाइयों और बहनों, आप लोग बोलते हैं कि मैं डेली पार्ट्स क्यों नहीं देती हूँ। तो इसका मतलब है कि आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब करवा दो। पक्का डेली पार्ट्स नहीं आए ना हर चीज़ के तो बताना मुझे। लेकिन आप लोग तो जैसे करने ही नहीं चाहते हैं। कर दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी मेहनत का कुछ तो फल दो। बस कैसे करके जल्दी से बस 1000 करवा दो। बाकी कुछ भी नहीं मांगूंगी। वहीं नैन्सी के जाने के बाद आदित्य की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। नैन्सी की मौत के बाद उसकी पूरी दुनिया ही जैसे बिखर सी गई थी। वह खुद को हर चीज से दूर करके अमेरिका चला गया था। एक छोटे से कमरे में दिन रात सिर्फ नैन्सी की याद में खोया रहता था। कमरे में हर जगह नैन्सी की तस्वीरें बिखरी हुई थी। दीवारें उसकी खामोशी की गवाह बन चुकी थी। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जिसे ना तो समय भर सकता था और ना ही कोई और। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी की एक गहरी परत होती थी। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती, जैसे हर वक्त रोई हों। वह ना तो ढंग से खाता था और ना ही पीता था। शराब उसकी एकमात्र जैसे साथी बन चुकी थी। दिन रात बस शराब के नशे में वह डूबा रहता था, इस आस में कि वह शायद थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सब कुछ भूल पाएगा। लेकिन नैन्सी की यादें उसके जहन से जाती नहीं थी। बिस्तर पर पड़ी खाली बोतलें और कमरे में फैली बदहाली उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा बयां करती थी। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। वह हर पल खुद को कोसता रहता था कि उसकी वजह से ही नैन्सी शायद बच नहीं पाई थी। अगर वह टाइम से वहां पर पहुंच जाता तो शायद नैन्सी जिंदा होती ना। लेकिन उसे कौन ही समझाए, जो होना होता है होकर ही रहता है। नियति को कौन ही टाल सकता है। एक रात जब आदित्य फिर से नशे में धुत होकर दीवार को घूर रहा था, उसके दोस्त मोंटी जिसके यहाँ पर वह रह रहा था उससे मिलने आया। वह एक सिंगर था जिससे उसके पास बहुत कम टाइम होता था। घर आने का वक्त जितना होता था उसके पास आ जाता था। मोंटी ने जैसे उसके वापस से ऐसी हालत देखी, उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से से कहा, आदि। लेकिन आदित्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिस पर मोंटी ने उसे कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया। लेकिन फिर भी आदित्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी जिस पर मोंटी को इतना गुस्सा आया, उसने जोर से आदित्य को अपनी तरफ किया और गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ आदित्य के चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ इतना ज्यादा जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे कमरे में ही गूंज उठी थी। उसने गुस्से में कहा, क्या कर रहा है तू? क्या तू सच में मरना चाहता है? ये क्या देवदास बना हुआ है? आखिर समझ क्या रखा है? हाँ, सोचता है कि खुद को बर्बाद करके नैन्सी वापस आ जाएगी? तो सुन, तेरे देवदास बनने से जो हुआ है ना उसे बदल नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने उसे मारा है वो अभी भी जिंदा है। क्या तुझे इस चीज का अफसोस नहीं हो रहा है कि वह जिंदा घूम रहे हैं? अगर तुझे कुछ करना है तो उनकी दुनिया खत्म कर दे, उनका अंत कर दे, लेकिन खुद को इस तरह से मिटा मत, क्योंकि नैन्सी यह कभी भी नहीं चाहेगी। मोंटी के अंदर शब्द जैसे बिजली बनकर आदित्य के अंदर गूंजे थे। वह थोड़ी देर चुप रह बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिश्रण जैसे साफ झलकने लगा था। उसने पहली बार अपने दोस्त की बात सुनी और फिर उठकर सीधे से कहा, तू सही कह रहा है। मैं उसे इस तरह से धोखा थोड़ी दे सकता हूँ। मैं उसका बदला लूंगा। वो सभी जो उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, मैं उन्हें जीते जी नर्क दिखाऊंगा। उस पल में आदित्य ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस किया था। उसने शराब की बोतलों को उठाकर फेंक दिया था और नैन्सी के लिए वापस से मुंबई लौट आया। लेकिन इस बार वह एक बदले हुए आदमी के रूप में मुंबई आते ही उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नैन्सी की मौत के गुनहगारों को ढूंढने का आदेश दिया। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक नई चमक थी, बदले की आंख। वह हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। उसके दुश्मन नहीं जानते थे कि उनके खिलाफ एक तूफान उठ चुका है जो उनकी दुनिया को तहस नहस कर देगा। आदित्य ने नैन्सी के ढूंढने के साथ साथ अपनी कंपनी को फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। वह अपनी मेहनत और खून पसीने के बल पर कंपनी को उसी मुकाम पर ले आया था जहां उसे वह देखना चाहता था। लेकिन तभी उसके जो दादाजी थे, ओमकार जी, उन्होंने शादी की बात छेड़ दी थी।
दादाजी के चेहरे पर गंभीरता थी, पर उनकी आंखों में एक दुलार भरी चमक थी। उन्होंने कहा, आदित्य, तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है और मैं इस चीज़ से खुश भी हूँ, लेकिन अब समझ आ गया है कि तुम एक साथी के साथ जीवन बिताओ। आखिर कब तक अकेले रहोगे? आदित्य ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन वह जानता था कि शादी उसके जीवन के उद्देश्य में बाधा डाल सकती है। वह मना करने ही वाला था कि अचानक उसने विनायक और साहिल की बातचीत याद आई। अगर आदित्य शादी नहीं करेगा तो दादाजी की सारी जायदाद हमारी होगी, विनायक धीमी आवाज में बोल रहा था, जिस पर साहिल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और फिर मैं शादी करके पूरी कंपनी पर अपना हक जमा लूंगा। आदित्य के कदम वहीं पर रुक गए थे, उसकी मुट्ठियां भिज गई थी और आंखों में क्रोध की एक चमक उभर आई थी। उसने अंदर ही जाकर विनायक और साहिल को चुपचाप देखा, जैसे उनकी चालाकी को भांप रहा हो। ओमकार जी की वसीयत में ये साफ साफ लिखा था कि उनकी प्रॉपर्टी केवल तभी आदित्य को सौंपी जाएगी जब वह 25 साल की उम्र में पहले शादी कर लेगा, और अब आदित्य की उम्र 25 हो चुकी थी। अगर उसने शादी नहीं की तो उसकी कंपनी, उसकी मेहनत, सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। उस रात उसने अपने कमरे में बैठा आदित्य बेहद बेचैन था। उसकी आंखें क्रोध और मजबूरी की मिली-जुले भावों से भरी थी। उसने अपनी कंपनी को खून पसीने से सींचा था। वह कैसे उसे विनायक और साहिल जैसे लालची लोगों के हाथ में जाने दे सकता था? आखिरकार उसने दादाजी के पास जाकर कहा, ठीक है दादाजी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ओमकार जी की आंखों में राहत की चमक थी, लेकिन आदित्य के चेहरे पर मुस्कान के पीछे छिपा हुआ दर्द और उसकी मजबूरी कोई नहीं देख सका था। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे जो भी हो, वह अपनी नैन्सी को तो कभी भी धोखा नहीं देगा और अपनी कंपनी और अपनी विरासत को भी किसी को भी हाथों में नहीं जाने देगा। अंदर ही अंदर वह इस शादी को अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती मान रहा था, लेकिन एक चीज तय थी कि आदित्य ने जो ठान लिया वह उसे पूरा करके ही दम लेता था। जैसे ही आदित्य ने शादी के लिए हामी भरी, एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर गई थी। देखते ही देखते उसकी शादी भी पूरी हो चुकी थी। ये सब नैन्सी के आगे गुजरते ही नैन्सी एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसकी आंखें किसी मदद की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थी और हर तरफ उसे जैसे काला अंधेरा ही दिखाई देने लगा था। नैन्सी का शरीर कँपकँपा उठा और उसके हाथ पैर जैसे बेकाबू होकर चलने लगे। वह अपनी जगह से खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैं कहाँ हूँ? नैन्सी ने खुद से फुसफुसाते हुए सवाल किया था, लेकिन उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। उसकी आवाज़ भी घुटी हुई महसूस हो रही थी। उसके सर में जैसे भारीपन बढ़ता जा रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ बंद हो गया। उसकी पलकों ने जैसे हार मान ली थी और वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। धम की आवाज के साथ जमीन पर गिरते ही वापस से माहौल में जैसे सन्नाटा सा छा गया था। उसके सामने धीमी पड़ने लगी। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वह किसी गहरी परेशानी में है। नैन्सी के चेहरे पर एक बेचैनी थी। आसपास कोई नहीं था जो उसे संभाल सके। अंधेरे में नैन्सी का निर्जीव शरीर एक अजीब रहस्य को जन्म दे रहा था। दिन का सूरज समुद्र की लहरों तक फैल चुका था। ठंडी हवा और उठती गिरती लहरों के बीच आदित्य पानी में डूबता उतरता आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें बेचैनी से नैन्सी को खोज रही थी, लेकिन समुद्र की गहराई और अंधकार उसे हर तरफ से घेर रहे थे। नैन्सी, नैन्सी, उसने पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ लहरें के शोर में गुम हो गई थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह बार बार गहराई में देखता, लेकिन तभी उसे कुछ नजर आ रहा था। तभी अचानक समुद्र की गहराई में कुछ हलचल हुई। उसकी नजरें वहीं टिक गई। दूर बेहद गहराई में नैन्सी का शरीर दिखाई दिया। वह पानी में बेजान सी तैर रही थी, जैसे उसकी आत्मा ने उसका साथ छोड़ दिया हो। आदित्य का दिल जैसे रुक गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत लगाई और तेजी से तैरने हुए उसकी तरफ बढ़ा। लहरें को चीरते हुए वह नैन्सी तक पहुंचा। नैन्सी, उसने कांपते हुए कहा और उसके गालों को हल्के से थपथपाया, लेकिन नैन्सी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। आदित्य ने तुरंत नैन्सी की
अपनी बाहों में उठाया और तेजी से पानी के ऊपर तैरते हुए अपने सिप की तरफ और बढ़ा। सिप पर पहुंचते ही उसने नैन्सी को सावधानी से जमीन पर लिटा दिया। नैन्सी, नैन्सी, आंखें खोलो प्लीज। आदित्य की स्वर में घबराहट थी। उसने उसके गालों को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नैन्सी की बंद पलकों और बेजान शरीर ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी। सिप पर खड़े बहुत सभी बॉडीगार्ड्स का एक छोटा समूह इस नज़ारे को परेशानी से देख रहा था, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी। सबकी निगाहें बस आदित्य पर टिकी थी। आदित्य ने नैन्सी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे को देखते हुए धीरे से उसे, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती नैन्सी, उठो प्लीज़। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उसका हाथ नैन्सी की अंगुली से टकराया। वहां पर अपनी खास रिंग पहनती थी। जैसे ही आदित्य का स्पर्श रिंग से हुआ, वह अचानक से चमकने लगी। उस चमक ने चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैला दी और आदित्य को लगा जैसे उसका सर भारी हो रहा हो और उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं और उसकी आंखें धुंधलाने लगी। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिंग की चमक और अजीब ऊर्जा ने उसे मजबूर कर दिया। ये क्या हो रहा है? आदित्य ने जल्दी से खुद से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अचानक वह भी नैन्सी के बगल में गिर पड़ा। सिप पर खड़े लोग यह नज़ारा देखकर हैरान थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। केवल समुद्र की लहरें गवाही दे रही थी कि यहाँ कुछ असाधारण घटित हो रहा था। उसने अपने बॉस को भी बेहोश होते देख सभी बॉडीगार्ड और आदमी घबरा गए थे और जल्दी से एक आदमी ने सिप को शहर की तरफ दौड़ा दिया था। वहीं आदित्य बेहोश हो चुका था। अचानक से उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। तभी अचानक से वह एक जगह पहुंच चुका था जहां पर सामने एक छोटी सी लड़की, कम से कम यही 2 से 3 साल की होगी, अपनी माँ से लिपटी हुई थी। वह घर पर कुछ खास अच्छा नहीं था। टूटी फूटी झोपड़ी की तरह इधर उधर दरारें बनी हुई थी। साथ ही चीजें भी बेतरती से बिखरी हुई थी। औरत और बच्ची के कपड़े भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, बिखरे हुए थे। उस लड़की की माँ की आंखों में आंसू थे। वह अपने सामने लेटी आठों बच्चियों को देख रही थी। उनकी आंखें नम होती जा रही थी। वह उस छोटी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी झोपड़ी का दरवाजा अचानक जोर से खुला और अंदर शराब के नशे में डगमगाता हुआ एक गुस्सैल आदमी दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। उस आदमी के आगे सातों लड़कियां अचानक से डर के मारे कांप सी गई थी। वह लड़की ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सबसे बड़ी बेटी, यही कोई 12 साल, और उसके बाद सबका एक एक साल का गैप था। वह बच्ची उस आदमी को देखकर डर से अंदर तक कांप गई थी। वहीं उस आदमी ने गुस्से से उन्हें लाल आंखों से घूरते हुए कहा, बाहर निकलो अभी के अभी। बच्चियों का गला सूखने लगा और वह जल्दी से डर के मारे वहां से बाहर की ओर भाग गई थी। उनके जाते ही और जल्दी से चलाई, क्या कर रहे हैं आप? बाहर देख रहे हैं कितनी ठंड है। वह कहाँ जाएंगी? वो छोटी बच्चे हैं, बीमार हो जाएंगी। लेकिन आदमी ने औरत की बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। उसने दरवाजा गुस्से के साथ बंद कर दिया और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा था। वह उस औरत को देखते बोला, साली तू अपना मुंह बंद कर। तुझे किसी ने कहा अपना मुंह खोलने के लिए? और तुझे राय देने के लिए नहीं कहा है ना? तो मुंह क्यों चला रही हरामजादी? उस आदमी की बात सुन औरत का शरीर जैसे थर थर कांपने लगा और वह डर से उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में कसकर समेट लिया, जिस वजह से उस छोटी बच्ची की भी आंखें खुल गईं और वह अपनी माँ के चेहरे को देखने लगी। वह बच्ची देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसकी अपनी माँ की आंखों में डर को देखकर वह असमंजस में दिखाई दे रही थी। तभी वह आदमी गुस्से के साथ उस औरत की तरफ बढ़ा और उसके हाथ से उस बच्ची को लेते हुए बेड के दूसरी साइड फेंकते हुए बोला, साला ये छिपकली कैसे रह गई यहाँ पर? हाँ, और तुझे कहा ना जब मैं आया करूं मुझे अकेली मिलाकर। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? उसे अपनी बच्ची को इस तरह से फेंकते देखकर औरत ने डर से चिल्ला उठी थी, सना मेरी बच्ची। वहीं वह छोटी सी बच्ची गिरने के बाद जल्दी से माँ माँ बुलाने लगी थी, जिस वजह से औरत की आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वह उस बच्ची को पकड़ने वाली थी। लेकिन वह औरत सना को पकड़ती कि तभी आदमी ने गुस्से के साथ उस औरत के कसकर बालों को अपने हाथों से जकड़ लिया और गुस्से के साथ कहा, साली कमीनी तू कहाँ जा रही है? तुझे पता है ना कि मुझे रात को क्या चाहिए होता है? तब भी ऐसे ड्रामा करती है। चुप कर ड्रामेबाज, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर और चुपचाप से मेरा साथ दिया कर, समझे तू? ये कहते हुए वह
उस औरत को कपड़ों को खोलना शुरू कर दिया था, जिस पर औरत ने कहा, देखिए, ये मत करिए, मेरी तबीयत सही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? ऐसे में ये सब करना खतरनाक हो सकता है, आपको पता है ना, फिर भी आज रहने दीजिए। जिस पर उस आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ उस औरत के गालों पर रखते हुए कहा, साली जुबान लड़ाती है, तुझे यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं कहा था, समझी? तुझे तू तो अपना मुंह बंद कर, समझी? और मुझे करने दे जो मैं कर रहा हूँ, तो बस पड़ी रहे जिंदा लाश की तरह। तड़प तो वैसे भी तेरे अंदर है नहीं, साली, चुप कर। यह कहते हुए उसने औरत को रजाई पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। उसकी आंखों में दया नाम की कोई भी चीज नहीं थी। उसने महिला के कपड़े जबरन उतारने की कोशिश की। महिला रोते हुए किड़किड़ा रही थी, लेकिन उसकी बातों का उस आदमी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। झोपड़ी के कोने में छोटी सना घुटनों पर सिर छुपाए रो रही थी। उसकी आंखों में डर और असभ्यता थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसकी चीखें इस क्रूरता का विरोध कर रही थी। वह डरी सहमी रोई जा रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और भय का मिला जुला भाव था। वह बार बार मम्मा मम्मा कहकर पुकार रही थी, लेकिन कमरे में जो कुछ हो रहा था उसने उस मासूम आवाज को अनसुना कर दिया था। आदमी उस औरत पर अपनी हैवानियत दिखा रहा था। औरत की चीखें कमरे में गूंज रही थी, पर आदमी तब तक नहीं रुका जब तक कि अपनी हैवानियत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गया था। कुछ समय बाद औरत शायद बेहोश हो गई थी। वह आदमी उसके ऊपर से उठकर बेसुध हालत में उसी पर गिरकर सो गया था। बच्ची डरते डरते अपनी माँ के पास आई। उसके छोटे छोटे हाथ अपनी माँ को चेहरे को छूते उसके आंसू पोंछने लगे थे। मासूमियत भरी आंखों में अपनी माँ को देखती बच्ची सुबक रही थी और फिर वह अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी नज़र अपनी बच्चे पर गई तो भूख से बिलख रही थी। औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटी भूखी है, घर में खाने को कुछ नहीं है। उसकी यह बात सुनते ही वह आदमी जाग गया और उसने क्रोध से और लापरवाही भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तो साली, इसमें मैं क्या करूं? तूने जैसे अपने बच्चे को पाल परोस कर बड़ा किया है, उसी तरीके से खिला। पूरे घर का बोझ उठा रखा है, वैसे ही खिला। मुझे क्या, मुझे मत बता, समझी, कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है। शांति से मुझे सोने दे, समझी? इतना कहते हुए उसने झल्लाकर औरत को धक्का दे दिया। कमजोर और गर्भवती औरत जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके दर्द और बेबसी के आंसू बहने लगे थे। बच्ची अपनी माँ के पास घुटनों के बल बैठी हुई थी और सहमत हुए उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी थी। वह कांप रही थी और रोई जा रही थी। वह आदमी शराब के नशे में था, घर की जिम्मेदारी से बिल्कुल लापरवाह। औरत छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपने बच्चों को पेट पाल रही थी। ऐसा नहीं था कि वह भाग नहीं सकती थी, पर हर बार उसे उस आदमी की धमकी याद आ जाती थी। उसने साफ साफ बोल रखा था, अगर तू भागी तो तेरी बेटियां और तुझे मार डालूंगा। आज औरत की हालत इतनी खराब थी कि वह चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। गर्भवती होने और लगातार काम करने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो चुका था और जैसे दर्द की वजह से टूट रहा था, और वह फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी और पूरी तरीके से असहाय थी। प्रेग्नेंट की बात आदमी को भी नहीं पता था, वरना वह उसकी और ज़्यादा मार लगाता। वह उस आदमी को धक्के से उसकी चोटें और बढ़ गई थी। वह उठने की कोशिश में दर्द को करा उठी थी। कमरे में सन्नाटा था। बच्ची अपनी माँ से लिपटी हुई थी और रो रही थी। उस मासूम के लिए ये दृश्य असामान्य हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद की किरण थी कि शायद एक दिन वह इस नर्क से बाहर निकल पाए। ये सब उसने देखकर आदित्य का खून खौल गया था। उसका मन कर रहा था कि वह उस आदमी को बुरी तरीके से मार डाले, लेकिन यह देखने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं पता था कि क्यों उसे यह सब दिखाई दे रहा है, लेकिन वह बस सब कुछ देख रहा था। तभी औरत बड़ी पूरी ताकत से उठी और दरवाज़ा खोला तो उसकी साथी बच्चियाँ जल्दी से अंदर की ओर दौड़ आई थी। वह सभी ठंड से कांप रही थी। सभी एक दूसरे से चिपक कर सो गई, क्योंकि ये सब उसके लिए जैसे रोज का था। औरत उनके पास आकर आसपास ही बैठ गई थी और उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। औरत मुंह दबाए फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन वह छोटी बच्ची सना अपनी माँ के आंसुओं को पोंछने उसे देखकर औरत ने उसे सीने से लगा लिया। आखिरकार भगवान उसे कैसी सजा दे रहे थे, लेकिन वह कुछ भी कर भी तो नहीं कर पा रही थी। सुबह उठते ही औरत वापस से अपनी काम पर लग गई थी। वह आदमी वापस से अपनी जुआरी पर काम पर लग गया था। औरत ने जैसे तैसे काम करके अपनी बच्चियों का पेट भरा। तभी वह उस
रात आदमी फिर से नशे में आया, लेकिन इस बार वह काफी परेशान और डरा हुआ था। उसके हाथ पैर और माथे पर खून लगा हुआ था, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। औरत ने उसे देखते हुए डरते हुए पूछा, क्या हुआ है, आपको ये चोट कैसे आई? लेकिन उसकी पूछने से वह आदमी गुस्से से भर गया था। आदमी ने लात मारते हुए कहा, साली ड्रामा मत कर मेरे सामने, समझी तू? तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं, फिर ये फिक्र करने की नौटंकी करना बंद कर, समझी? उसके लात मारने से औरत जमीन पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई थी। सारी बच्चियां जल्दी से भाग कर आई। वहीं शना उस आदमी को गुस्से से घूरने लगी थी, जिस वजह से आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए कहा, ज्यादा बड़ी हो गई तू पिद्दी कहीं की, घूर क्यों रही है, आंखें बाहर निकाल लूंगा, समझी? अगर तूने आंखें दिखाने की कोशिश की तो चुपचाप से अपनी माँ को संभाल, चल। उसके थप्पड़ मारने से बच्ची पहले से भी काफी ज्यादा छोटी थी, जिस वजह से वह भी जमीन पर जा गिरी। उसके माथे से खून आ गया था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले थे। वह औरत जल्दी से उसके पास आई और गुस्से से उस आदमी से बोली, आप पागल हो गए हैं, छोटी बच्ची है, ये क्या किया आपने? लेकिन पता नहीं क्यों आज उस आदमी ने आज पलट कर उस औरत को जवाब नहीं दिया, और वह गुस्से से रूम की तरफ बढ़ गया था। और वही औरत सना को खून को साफ करने लगी थी और फिर उस पे सरसों का तेल लगाने लगी थी। वहीं वह आदमी शराब निकाल कर पीने लगा था। तभी उसकी बड़ी बेटी, जो कि 10 से 11 साल की थी, वहीं उसके पास आई और खाना लेकर उसे अपने पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे, लेकिन वह लड़की भी अपने पिता से डरती थी, इसलिए उसने सिर्फ इतना ही कहा, पापा खाना खा लीजिए। वहीं वह आदमी गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि अपनी बेटी को देख पाता नहीं कि उसके दिमाग में क्या आया। उसने अपने पास बुलाया और माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे सिलाई करना सीखना था ना, है ना? जिस पर उसकी बड़ी बेटी, जिसका नाम निशा था, उसने जल्दी से खुशी से कहा, हाँ पापा। तो आदमी ने कहा, चल फिर ठीक है, तुझे कल उसकी कोचिंग पर लगा देता हूँ, कल तैयार रहना। जैसे ही निशा ने ये सुना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वह जल्दी से वहां से खुशी से तैयार होने के लिए निकल गई थी। वहीं यह जानकर औरत भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। औरत के साथ साथ सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। वहीं उसकी बड़ी बेटी तो कुछ ज़्यादा ही खुशी थी। वहीं सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अगले दिन वह आदमी निशा को लेकर गया, लेकिन दिन से रात हो गई थी, लेकिन निशा घर वापस नहीं आई, जिससे औरत डर गई और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। जब आदमी घर आया तो उसने वापस से वह नशे में धुत था, साथ ही खुश भी लग रहा था। जैसे उसे देखते ही औरत ने जल्दी से पूछा, सुनिए जी, निशा सुबह से घर से गई है, आपने कहा उसकी कोचिंग लगाई है, मुझे डर लग रहा है, वह ठीक तो होगी ना? वह अभी तक घर नहीं आई है। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर आदमी का मूड, जो कि अच्छा था, अचानक से खराब हो गया और उसने गुस्से से उसे साइड हटाते हुए कहा, देख साली, आज मेरा मूड बहुत खराब है, इसे खराब करने के बारे में सोचना भी मत। मुझे नहीं पता तेरी निशा कहाँ है, लेकिन मेरे मूड की धज्जियां मत उड़ा, समझी? चुपचाप से मुंह बंद कर, समझी? यह कहते हुए वह वहां से आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन औरत ने उसे वापस से रोकते हुए कहा, देखिए, आप उसे लेकर गए थे ना, प्लीज मुझे बता दीजिए कि आखिर वह कहाँ है, निशा है कहाँ, मुझे डर लग रहा है, वह ठीक तो होगी ना? आप उसे कहाँ लेकर गए थे, जगह बता दीजिए, मैं उसे लेकर आ जाऊंगी, प्लीज। वो छोटी सी बच्ची है, उसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, प्लीज बात तो समझिए, प्लीज बता दीजिए ना, कहाँ है हमारी निशा? वह औरत उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी, जिस पर वह आदमी उसके मुंह पर एक थप्पड़ जते हुए बोला, अबे साली कमीनी, क्या निशा 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 लगा रखा है, हाँ? तुझे एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? नहीं है निशा, नहीं पता कि कहाँ है। निशा का जाप लगा रखिए, साली मूड खराब मत कर, समझी? वरना वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाएगी। उसके धक्का देने से इस बार औरत को गुस्सा आ गया। औरत ने गुस्से के साथ कहा, देखिए, चुपचाप से मुझे बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ है। उसकी बात सुनकर और उसके गुस्से को देखकर इस बार आदमी ने गुस्से से कहा, मेरे से जुबान मत लड़ा साली, समझी? दूर हट जा, नहीं बता रहा हूँ। जिस पर औरत ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैं बोल रही हूँ ना साली कमीने, 15 सालों से तेरी बेरहमी जेल रही हूँ। बता मुझे, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, बता मुझे, कहाँ है मेरी निशा, मेरी बेटी कहाँ है?
अगर उसके साथ कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूँगी। औरत के इस रूप को देखकर आदमी ने गुस्से से उसके बाल को पकड़ते हुए कहा, साली कमीनी, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं समझती क्या है तू खुद को, हाँ? और तूने मुझे गाली कैसे दिया दी? तू एक कुतिया है, वहीं पर है, शेरनी बनने की कोशिश मत कर, समझी? तेरी जगह हमेशा मेरे पैरों के नीचे थी, वहीं रहेगी, समझी? ये कहते हुए उसे औरत ने आदमी ने औरत को जोर से धक्का दिया, जिस वजह से औरत जाकर फिर से जमीन पर गिरी और उसके पेट में तेज दर्द हुआ। लेकिन अपनी बेटी की चिंता में उसने जल्दी से उस आदमी के पैरों को पकड़ लिया और फिर हाथ जोड़ते हुए बोली, पैर पकड़ती हूँ आपके, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरी बेटी कहाँ है, निशा कहाँ है? जिस पर आदमी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उस औरत को जोर से लात मारते हुए गुस्से के साथ कहा, साली कमीनी, तू समझती क्या है खुद को, हाँ? जब से निशा निशा लगा रखा है, पीछे ही पड़ गई है मेरे। तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? मैंने कहा ना, तेरी इतनी बेटी है ना, इनका ही ध्यान रखना, इसमें ही गुजर कर वह नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने उसे बेच दिया है। यह सुनकर औरत हैरान होकर आदमी को देखने लगी थी। उसके आंसू जैसे उसकी आंखों में थम से गए थे। अचानक से उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा और वह गुस्से से खड़ी हुई और उसने वहां पर रखा हुआ कोई भी बर्तन उठाया और उठकर गुस्से से आदमी की तरफ बढ़ते हुए, तू साला कमीना, हरामजादा, सुअर की औलाद, नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बेचने की? तुझे शर्म नहीं आई? पिता के नाम पर कलंक है, तू अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के हाथों में बेच दिया। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। जैसे ही वह आदमी की तरफ बढ़ी, उसकी हरकतें भांप कर वह चौकन्ना हो गया। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा और बर्तन छीन कर गुस्से से उस औरत को ही लगातार मारने लगा था। उस आदमी का थप्पड़ इतना जोरदार था कि औरत की नाजुक काया झटके से नीचे जमीन पर गिर पड़ी थी। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उड़ने की कोशिश की। उस आदमी की आंखों में क्रूरता और चेहरे पर घृणा थी। उसने औरत को जमीन पर गिरा देखा, अपनी गुस्से को और हवा दे दी। साली कमीनी, तुझे लगता है तू मुझे पर हाथ उठाएगी? तेरी इतनी औकात कब से हो गई, हाँ? वह चीखते हुए उस पर लात घूंसे बरसाने लगा था। औरत पहले से ही कमजोर और गर्भवती थी। पेट हल्का निकला हुआ था और चोट उसके शरीर को अंदर तक झकझोर रही थी। वह दर्द से तड़पने लगी थी। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उस आदमी पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसने उसकी हर चीख को और अपनी हर चोट को अपनी शक्ति का प्रदर्शन बना दिया था। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? एक तो प्रेग्नेंट थी, ये बात भी तूने मुझसे छुपाई और अब तेरे पर निकल आए। वह चिल्लाया और लगातार उसके पेट पर प्रहार करने लगा था। औरत का शरीर अब दर्द और खून से लथपथ हो चुका था। कमरे के एक कोने में खड़ी उसकी छोटी बच्चियां यह सब देख रही थीं। उनकी मासूम आंखों से डर और असहायता थी। उनमें से सबसे छोटी लड़की दौड़ती हुई आई और अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए उसे बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह मासूम सी बच्ची उस क्रूर आदमी को रोकने के लिए बहुत कमजोर थी। उसने बच्ची की भी धक्का देकर दूर कर दिया था। अब भाग यहाँ से, तुम सब मेरे लिए एक बोझ हो, उसने गुस्से से चीख कर कहा था। औरत अब निढाल हो चुकी थी। उसके शरीर ने दर्द और चोट के सामने जैसे हार मान ली थी। उसकी आंखें आधी खुली थी और उसके मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। उसकी सांसें जैसे थम चुकी थी और उसके पेट से खून बह रहा था और फर्श पर खून का गहरा धब्बा फैल गया था। आदमी जैसे ही अपनी ताकत दिखाकर थक गया, गुस्से से वह भरा हुआ अपने कमरे में चला गया। उसने बिना पीछे देखे दरवाजे बंद कर लिया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। किसी औरत पर उसने अपनी ताकत आजमाई थी, अब वह कभी भी नहीं उठेगी। कमरे में अब सिर्फ बच्चे के रोने की आवाजें गूंज रही थी। सबसे छोटी बच्ची अपनी माँ के बेजान शरीर से लिपट कर सुबक रही थी। उसने अपनी नन्ही हथेलियों से माँ के चेहरे को थपथपाया, मम्मा उठो ना, मम्मा प्लीज उठो। लेकिन उसकी माँ का शरीर अब दर्द और बेजान था। बड़ी बच्ची ने पास जाकर माँ की खुली आंखों को धीरे से बंद किया। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब था, लेकिन वह अपनी छोटी बहनों के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब क्या करेंगी? मम्मा नहीं उठ रही, उसने बस बसाते हुए कहा। लेकिन सबने सबको संभाला था।
अब तक देख रहा था आदित्य समझ गया था कि यह छोटी नैन्सी की ही कहानी है, जिससे वह काफी ज्यादा सुख और दुखी हो गया था। उसकी माँ की मौत के बाद घर में हालत और भी बिगड़ गई थी। पिता अब अपनी सभी बेटियों पर गुस्सा निकालने लगा। सना सबसे छोटी थी, लेकिन उसमें अपने पिता के खिलाफ नफरत का एक अलग ही जज्बा था। वह अपने पिता को घूरती रहती थी। माँ को पुलिस केस में उसने सिर्फ धक्का देना बताया था, जिससे वह लड़की जैसे रोने भूल गई थी। तेरी ये आंखें मुझे बर्दाश्त नहीं है, उसके पिता अक्सर उस पर चिल्लाते थे। लेकिन सना अपनी नफरत और गुस्से को कभी खत्म नहीं होने देती थी। माँ के जाने के बाद भूख के लाले पड़ने लगे थे। पिता ने पहली बेटी की तरह अपनी बेटियों को बेचने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर कुछ बहनों ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन पिता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। उसने बाकियों को भी बेच डाला था। सना के हर एक क्षण देखा था। उसने अपनी बहनों को रोते टूटते हुए देखा था। 12 साल की उम्र तक वह अपने पिता के हाथों अनगिनत बार पीटी भी जा चुकी थी, लेकिन उसकी नफरत उसे हमेशा तू मुझे जितना मारेगा ना, मैं उतना ही मजबूत बनूंगी, उसने एक दिन चिल्लाकर कहा था जब उसके पिता उसे बेरहमी से मार रहे थे। उस दिन उसने अपने पिता के सिर पर वार किया, लेकिन बदले में उसने जो सहा वह किसी नर्क से कम नहीं था। उन्होंने सना को इतना पीटा कि उसकी हड्डियां टूट चुकी थी और वह 10 दिनों तक अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई थी। एक दिन उसके पिता ने उसे भी एक आदमी को भेज दिया था। वह आदमी भी अपने पिता की तरह ही बेरहम था। उसने सना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सना ने उस पर वार किया और वहां से भाग निकली। भागने के बाद सना ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। अब और सहन नहीं होता, थक चुकी हूँ इस जिंदगी से, बस अब और नहीं, उसने खुद से रोते हुए कहा था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में ऋषभ आया। ऋषभ ने उसे बचाया और कहा, जिंदगी में दो ही रास्ते होते, भागो या फिर लड़ो। फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या तो यहाँ से कूद कर मर सकती हो। सना कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन उसने बदला लेने का फैसला कर लिया था। ऋषभ उसे अपने साथ ले गया। उसने सना को ट्रेनिंग देना शुरू किया, फाइटिंग, कोडिंग, माफिया बिजनेस और दुनिया की हर कला में माहिर बनाने के लिए। सना ने अपने टूटे शरीर और आत्मा को झोंक दिया था। 5 साल बाद सना नैन्सी राजवंश बन चुकी थी। वह एक नई पहचान, नए लहजे और नई ताकत के साथ लौटी थी। उसकी मेमोरी इतनी तेज थी कि वह हर छोटी से छोटी बात याद रखती थी। नैन्सी ने अपने पिता और उसके जैसे हर इंसान को खत्म कर दिया था। उसने अपने पिता को ऐसी जिंदगी दी थी जो कि मौत से भी बदतर थी। उसने अपनी बहनों को बेचने वाले को भी संपत्तियों को जलाकर राख कर दी थी। ये सब हर वक्त नैन्सी के साथ था, उसकी देखभाल की, हर खतरे से उसे बचाया था। धीरे धीरे नैन्सी को उससे प्यार हो गया। उसने ऋषभ को प्रपोज किया और ऋषभ ने भी उसका प्रपोजल स्वीकार किया, लेकिन इस प्यार के पीछे एक साजिश थी। ऋषभ ने नैन्सी को धोखे से मार डाला। सारी चीजें एक के बाद एक आदित्य के आगे चल रही थी। फिर कैसे वह नैन्सी के शरीर में आई, ये भी सारी चीजें जानने के बाद आदित्य को तो जो डाउट था ना कि वो भी खत्म हो गया था और यकीन हो गया था कि वह सच में नैन्सी राजवंश ही थी। और वह कुछ सोचता तभी वह भी बेहोश हो गया था। दोनों को चिराग ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान सब वार्ड में बाहर फैल रहा था। वहीं नैन्सी के अपार्टमेंट में सुबह से शाम ढल चुकी थी, लेकिन अब तक नैन्सी का कोई अता पता नहीं चला था। सभी लोग परेशान होकर हॉल में सिर पकड़कर बैठे थे। माहौल में बेचैनी साफ झलक रही थी। टिया ने गुस्से से युवराज की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, क्या बॉस मिली या फिर नहीं? युवराज, जो काफी देर से गंभीर होकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, बिना नजर उठाए उसी लहजे में बोला, नहीं, मैं उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। युवराज के जवाब से टिया और भी बेचैन हो गई थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह गुस्से और लाचारी से भरी आवाज में बोली, मैंने पहले ही कहा था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अब देखो, कल शाम से आज शाम तक हो गई और उनका अभी तक कोई पता नहीं है। मुझे किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे खुद ही उन्हें ढूंढना चाहिए था। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। टिया की आवाज भर्रा गई थी। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे थे। माहौल में एक पल को सन्नाटा छा गया था। तभी रोहित ने शांत लहजे में कहा, सीनियर, आप थोड़ा सब्र रखिए,
हमारी बॉस कोई आम इंसान तो है नहीं जिन्हें कोई भी इतनी आसानी से नुकसान पहुंचा सके। उन्हें हाथ लगाने से पहले हर कोई 100 बार सोचेगा। ज्वालामुखी से कौन ही भिड़ना चाहेगा। आप भी ऐसे ही फिक्र कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ और बात हो, वरना जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उनकी तो खैर नहीं होने वाली। टिया जानती थी कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन टिया की बेचैनी अब भी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। तभी कनिष्क, जो अपने रिसोर्स से पता लगा रहा था, उसने भी परेशानी के साथ कहा, सब लोग दी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिस पर सभी लोग और परेशान हो गए थे। तभी तान्या भागते हुए अपने रूम में दौड़ती हुई आई और उसने हड़बड़ाकर कहा, नताशा भाग गई। जैसे ही यह सभी ने सुना, सभी हैरानी से तान्या को देखने लगे थे। रोहित ने हैरानी से कहा, क्या कहा? डायन अपने पिंजरे से फरार हो गई? लेकिन ये चमत्कार किसने किया और कैसे कैसे वो भाग गई? जिस पर युवराज ने उसके सर पर मारते हुए कहा, हर वक्त मजाक करना बंद कर, समझा? सीरियस मैटर है। फिर उसने तान्या की तरफ देखते हुए कहा, ये हुआ कैसे? वह वहां से कैसे जा सकती है? उसकी बात सुनकर तान्या, जो काफी परेशान नजर आ रही थी, उसने खुद शांत करते हुए कहा, नहीं पता, बट जब मायरा थी वहां पहुंची जहां पर नताशा को रखा गया था, तो वह वहां से गायब थी। यह सुनकर सभी लोग परेशान हो गए। अंशुमन ने कहा, ये तो हमारे लिए अब बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। मुझे नहीं पता, लेकिन वह शायद किसी पावरफुल इंसान से जुड़ी हुई है और उसका भागना इस बात का सबूत है। जिस पर टिया ने सर पकड़ते हुए कहा, बस यही होना था और बाकी था। पहले बॉस गायब हो गई, अब नताशा। हम तो उससे कुछ जान भी नहीं पाए थे। नहीं पता उसका अगला मकसद क्या होगा। मैं बैठ नहीं सकती, हमें बॉस को ढूंढना ही होगा। तभी कनिष्क का फोन बजा। कनिष्क ने जल्दी से उठाया तो उधर से कुछ कहा गया। कनिष्क ने जल्दी से कॉल कट करते हुए कहा, दी को आखिरी बार सिटी हॉस्पिटल में देखा गया था। यह सुनकर युवराज ने कहा, हाँ मैंने भी ट्रेस किया है। उसके बाद उनकी लोकेशन और बता रही है। आखिरी बार उन्हें वहीं पर देखा गया था। यह सुनते ही जल्दी से सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और तान्या ने कहा, हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, फिर ही कुछ पता चलेगा। जिस पर टिया ने जल्दी से खड़ी होती कहा, फिर बैठने का तो फायदा ही नहीं है, जल्दी से चलो। जिस पर सब लोग चल दिए तो अंशुमन भी खड़ा होने लगा तो कनिष्क ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बीवी प्रेग्नेंट है, उसका ख्याल रखो। जिस पर अंशुमन कुछ बोलता, टिया ने भी जल्दी से कहा, कनिष्क सही बोल रहा है, इस वक्त रोज को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। हम सब बॉस को ढूंढ लेंगे, तुम अपनी बीवी पर ध्यान दो। जिस पर उसने अपना सिर हिला दिया। वहीं सभी लोग जल्दी से वहां पर चले गए थे। वहीं रोहित ने चलते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही शक था, कुछ तो गलत होने वाला है। लो हो गया ना बॉस, मैं तो कुछ गड़बड़ हो गई। तान्या ने उसके पेट पर मुक्का मारते हुए कहा, मुंह बंद करो अपना, जब भी मुंह खोलना है ना उल्टा ही बोलना है। जिस पर टिया ने कहा, प्लीज तुम दोनों लड़ना बंद करो, चुप हो सकते हो थोड़ी देर के लिए? तो क्या भूचाल आने वाला है? नताशा का भागना, क्या नैन्सी को सब ढूंढ लेंगे? सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं और पार्ट देख सकूँ। प्लीज़।